और उसकी जगह एक व्यक्ति आएगा। यहां पर जो हमने पढ़ा था इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में, उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि किसी भी व्यक्ति को जब एंट्री मिलती थी या कोई व्यक्ति भगाया जाता था तो वो किस रूप में, जितना एवरेज होता था उसी से एंट्री मिलती थी और जितना एवरेज होता था उसी को लेकर वो जाता था। लेकिन सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, प्रतिस्थापन की अगर हम बात करें, तो प्रतिस्थापन में एक व्यक्ति आएगा और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति जाएगा। मान लीजिए 4 लोगों का ग्रुप है ए बी सी डी, 5 लोग ए बी सी डी ई है। ई चाहता है कि ग्रुप से चला जाए, हमने कहा निकल जाओ। वो 40 किलोग्राम का वेट उसका जो था खुद का वो लेकर चला गया। अब एक व्यक्ति लाइन में खड़ा है एफ नाम का, वो कहता है मैं आपके ग्रुप में आना चाहता हूं। हमने कहा ठीक है, लेकिन पहले जो गया है उसकी क्षतिपूर्ति कर दो, उसको कंपनसेट कर दो। तो हमने कहा, वो कह रहा है कि मेरे पास 60 है। हमने कहा 60 की हमें जरूरत नहीं, हमारा नुकसान कितने का हुआ है, 40 का। तो तुम 40 लेकर अंदर आ जाओ। वो 40 लेकर अंदर आ गया। बाद में उसने कहा ये जो 20 किलोग्राम है ये भी तो हमारा ही है, अब सभी लोग इसे मिल बांट कर यूज करेंगे, तो हर एक के हिस्से में कितना कितना आ जाएगा। हम कहेंगे कि अब एवरेज क्या हो जाएगा, मतलब हल्का व्यक्ति जाए और भारी व्यक्ति आए तो एवरेज बढ़ता है। पर मान लीजिए कि केस ये होता, ए बी सी डी ई 5 लोग होते, ई नाराज होकर जा रहा है, वो 40 kg का है और एफ नाम का व्यक्ति 20 kg का है। वो कहता है मैं तुम्हारे ग्रुप में आना चाहता हूं अगर वो चला गया है तो। हमने कहा ठीक है आ सकते हो, लेकिन हमारा नुकसान कितने का है, 40 का। तुम 40 लेकर आओ। तो वो कहीं से उधार लेकर अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद सबको बताता है कि 20 किलोग्राम तो उधारी का है, अब इन सबको चुकाना पड़ेगा। तो हर एक के हिस्से से कितना कितना चला जाएगा, 4-4। हम कहेंगे एवरेज क्या हो जाएगा, 4 से कम। मतलब भारी चला जाए और हल्का आ जाए तो एवरेज कम होता है। ये कंसेप्ट रहेगा। अब हम देख लेते हैं फार्मूला। फार्मूले में वही सारी बात रहेगी, लेकिन एक नई बात देखना। यहां क्या मैंने यहां एवरेज की बात कही, क्या कोई भी एवरेज लिया ही नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट अब कौन है, जाने वाला कितने का है, पहले उसे कंपनसेट करना है। तो इसलिए फार्मूले में जो चेंजेस आएंगे वो होगा एज और वेट ऑफ न्यू पर्सन, नए व्यक्ति का भार या आयु, एज और वेट ऑफ ओल्ड पर्सन प्लस चेंज इनटू फाइनल नंबर। हटाए गए व्यक्ति का भार या आयु। हम पहले निकालना चाहते हैं कि नया व्यक्ति कितने का होगा, तो हमें पहले लिखना होगा कि हटाया गया व्यक्ति कितने का है, अब उसके आने पर परिवर्तन कितने का हुआ, और अब फाइनली लोग कितने हैं। यहाँ फाइनल नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि एक गया और एक आया है। बट यह एक नई बात है। कल हमने जो देखा था उसमें केवल कितने व्यक्ति को एंट्री करने की अनुमति थी, यहां 2 जा सकते हैं, 2 आ सकते हैं। यहां 4 जा सकते हैं, 4 आ सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में आप कितने भी लोगों का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। पहला सवाल, एवरेज वेट ऑफ 25% इज इंक्रीज बाय 2 kg। एवरेज वेट ऑफ 25% is increased by 2 kg। 25 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है। The average weight of 25% is increased by 2 kg when one of them whose weight is 60 kg, when one of them whose weight is 60 kg
इज रिप्लेस बाय न्यू पर्सन। 25 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब इनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम है, जब इनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम है अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। When one of them whose weight is 60 kg is replaced by a new person, जब इनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम है अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। What is the weight of new person? नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। एक 110 kg। हम कहेंगे कि एज और वेट ऑफ ओल्ड पर्सन, जो हटाया गया वो कितने वाला व्यक्ति था और चेंज उसकी वजह से आ गया 25 लोगों में 2 किलोग्राम का, हम कहेंगे कि वो 110 kg का व्यक्ति। या आप इसे व्यवहारिक देखना चाहे तो आप ये कहेंगे एंट्री तो मिली होगी 60 पर, लेकिन 25 लोगों को 2-2 किलोग्राम बांटने का मतलब 50 किलोग्राम कहाँ रखा होगा? बाहर। इसलिए हम कहेंगे कि जो नया व्यक्ति है वो 50 किलोग्राम ज्यादा लेकर आ रहा है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? या हम कहेंगे 25 व्यक्तियों का जो एवरेज वेट था वो पहले कितना था? x था। या आप अगर जानते हैं कि एवरेज अगर हम कहें तो पहले x था और अब कितना है? x + 2 है। तो पहले जो भी वेट रहा होगा उस वेट को आप 25 से डिवाइड करेंगे और यहां जो वेट रहेगा उसे आप 25 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहां क्या रहेगा? +2। तब आप वेट निकालेंगे तो आंसर आपके पास डिटरमाइन हो जाएगा। बट तरीका ये भी बेटर है और वैसे दिखना चाहिए। मैं कहूँ तो इसमें कोई कागज की जरूरत ही ना पड़े। मुझे आप बताइए कि 2-2 किलोग्राम वो 25 लोगों को बांट तभी सकता है जब 50 किलोग्राम उसके पास क्या होगा? ज्यादा। तो मेरा सजेशन है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई कागज ही ना यूज करे, सीधा 2-2 किलोग्राम ज्यादा है, 50 किलोग्राम ज्यादा है, 60 वाला गया और 110 आ गया, क्योंकि 50 ज्यादा होगा तभी वह सभी को बांट सकता था। लिखना। अब मैं इसमें ऐसा भी सवाल दिखा रहा हूं जिसमें एक की जगह 2 लोगों को रिप्लेस करेंगे। लिखना। द एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 2 years. The average age of 8 men is increased by 2 years. 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। When 2 of them whose ages are 20 and 24, when 2 of them whose ages are 20 and 24 are replaced by 2 women, जब इनमें से 2 आदमी जिनकी आयु 20 और 24 वर्ष हैं 2 महिलाओं के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। 2 महिलाओं के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। What is the average age of woman? तब महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 30। मान लो एग्जाम हॉल में ये फार्मूला हम भूल गए तो एक और ध्यान देना, मेथड से आप इसे ऐसा भी लिखेंगे कि हर एक व्यक्ति का वेट, हर एक व्यक्ति की एज कितने से बढ़ी? 2 से। कितने लोगों में? मतलब नए व्यक्ति के पास 16 वर्ष क्या है? ज्यादा है। हटाया जाने वाला व्यक्ति कितने का है? 20 और 24 44। तो हम कहेंगे कि नए लोग 60 के हैं। एवरेज अगर निकालेंगे तो 30। जो लोग मेथड से देना चाहे वो ऐसा भी दे सकते हैं, ये मेथड भी सही रहेगा।
बाकी हम डायरेक्ट निकालना चाहे तो 44 वाला चला गया, चेंज 2 का आया। 8 लोगों में हम कहेंगे कि नए लोग और एवरेज अगर दिखा जाए तो उन महिलाओं का एवरेज एज होगा 30 ईयर्स। और एवरेज एज 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि वह 2 महिलाएं थी। जो भी आपको बेटर लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। लिखना, एक नेगेटिव वाला देख लेते कि चेंज अगर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे। एवरेज वेट ऑफ 5 बॉक्सेस रिड्यूस बाय 5 kg, 5 बक्सों का औसत भार 5 किलोग्राम से कम हो जाता है। एवरेज वेट ऑफ 5 बॉक्सेस रिड्यूस बाय 5 kg, 5 बक्सों का औसत भार 5 किलोग्राम से कम हो जाता है। इफ ए बॉक्स वेट 80 kg replaced by another box, if a box weight 80 kg is replaced by another box, जब इसमें से एक बॉक्स जिसका भार 80 किलोग्राम है अन्य बॉक्स से प्रतिस्थापित किया जाता है। If a box weight 80 kg is replaced by another box, जब इनमें से एक बॉक्स जिसका भार 80 किलोग्राम है अन्य बॉक्स से प्रतिस्थापित किया जाता है। What is the weight of new box? नहीं, 55। हटाया गया व्यक्ति कितने का है? 80। चेंज इस बार क्या लिखेंगे हम? माइनस कितने लोगों में? तो हम कहेंगे कि नया व्यक्ति केवल 55 kg का होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक बढ़िया सवाल मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं। इस सवाल की संभावना बड़ी एग्जामों में जैसे यूपीएससी में पॉसिबल रहेगी, क्योंकि ये कंसेप्चुअल सवाल है। लिखना सवाल कैसा होगा। एवरेज वेट ऑफ 20 पर्सन इज 60 kg। 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। बीस व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। एवरेज वेट ऑफ 20 पर्सन इज 60 kg। इट्स एवरेज इंक्रीज बाय 2 kg। इनका औसत 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है। when one person replaced by another one, when one person replaced by another one, जब इनमें से एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। when one person replaced by another one, जब इनमें से एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, then weight of the new person is, तब नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। क्या लगता है आंसर? अगर 100 होता तो मैंने इस सवाल पर इतना जोर नहीं दिया होता। आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं क्यों। हमें यह मालूम है कि आने वाला व्यक्ति कुछ ज्यादा वेट का है, और इतने ज्यादा वेट का है कि वो 20 लोगों को 2-2 किलोग्राम बांटेगा, मतलब उसके पास 40 किलोग्राम वेट ज्यादा है। लेकिन हमें यह नहीं मालूम है जाने वाला कितने का था। हो सकता है जाने वाला व्यक्ति 100 kg का हो तो आने वाला 140 का है, यह कंफर्म है। हो सकता है जाने वाला 70 kg का हो तो आने वाला 110 kg का होगा। हो सकता है जाने वाला 50 kg का हो तो आने वाला 90 kg का होगा। हो सकता है जाने वाला 60 kg का हो तो यह 100 kg का होगा।
आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि जाने वाला 60 केजी का था? वो तो एवरेज है, एवरेज के बेस पर आप नहीं बता सकते जाने वाला व्यक्ति कितने का है। लिखना इसमें कान बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, बिकॉज वेट ऑफ द एक्सक्लूडेड पर्सन इज नॉट गिवन, क्योंकि हटाए गए व्यक्ति का भार नहीं दिया गया है। हाँ, ये हम बता सकते कि आने वाला निश्चित तौर पर 40 किलोग्राम ज्यादा का है, लेकिन वो एक्चुअल में कितने का है हमें नहीं पता। हम बता सकते कि जाने और आने की इस प्रक्रिया में 40 किलोग्राम का बेनिफिट तो हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में कितने का था हमें ये मालूम नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि एक्चुअल में हमें यही नहीं बताया कि जाने वाला व्यक्ति कितने केजी का है। इसलिए रिप्लेसमेंट में अगर जब तक ये ना बताया जाए कि भगाया गया कितने का है, आप नहीं बता सकते कि आने वाला कितने का होगा। ये होता है इंक्लूजन, एक्सक्लूजन एंड सब्स्टिट्यूशन। लिखना अब एवरेज ऑफ बिग ग्रुप, बड़े समूह का औसत। एवरेज ऑफ बिग ग्रुप, बड़े समूह का औसत। एवरेज ऑफ बिग ग्रुप के सवालों में सवाल कुछ इस पैटर्न का आपके सामने रखा जाता है। कहा जाएगा कि किसी क्लास में लड़कों की संख्या n1 है और उन लड़कों का एवरेज वेट, एवरेज एज x1 है। फिर कहा जाएगा कि क्लास में लड़कियों की संख्या n2 है और उनका एवरेज x2 है। तो बताइए सभी लोगों का या पूरी क्लास का एवरेज क्या है? तो फार्मूला होगा ये फार्मूला है। मेथड से लेकर ट्रिक सभी लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि ये सारी बात इसी पर बेस्ड होगी। इसे कहते हैं एक्स बार। एक्स बार मतलब पूरे ग्रुप का एवरेज। n1 x1 प्लस n2 x2 बाय n1 प्लस n2। n1 मतलब पहले ग्रुप में कितने लोग हैं, n2 मतलब दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं। अगर ये 3 ग्रुप का बड़ा ग्रुप होता, बिग ग्रुप होता, तो n1 x1 n2 x2 n3 x3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर ये 4 ग्रुप होता तो फिर हम एक और आगे बढ़ा देते। चलने दीजिए, जितने भी ग्रुप यहां बन सकते हैं। देखना इस पर कैसी वेराइटीज और कैसे सवाल बन सकते हैं। लिखिएगा पहला सवाल है इसमें, एवरेज ऑफ 20 बॉयज, एवरेज ऑफ 20 बॉयज इन द क्लास, एवरेज मार्क्स लिखना, एवरेज मार्क्स ऑफ 20 बॉयज इन द क्लास इज 30। किसी कक्षा के 20 लड़कों के औसत अंक 30 हैं। किसी कक्षा के 20 लड़कों के औसत अंक 30 हैं। while average marks of 30 girls is 20, जबकि कक्षा के 30 लड़कियों के औसत अंक 20 हैं। while average marks of 30 girls is 20, जबकि कक्षा के 30 लड़कियों के औसत अंक 20 है। What is the average of all students, तब सभी विद्यार्थियों के औसत अंक क्या होंगे? 24। बढ़िया। मुझे बताइए n1 की जगह क्या रखें? 20 एवरेज, n2 की जगह पर 30 एवरेज 20, टोटल लोग हो जाएंगे 50, 600 प्लस 600,
हम कहेंगे पूरे क्लास का एवरेज अगर निकाला जाए तो कितना आएगा 24। ये 2 लोगों का था, हो सकता है और एक व्यक्ति इसमें शामिल किया जाए। जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूं, इसमें 2 की जगह 3 ग्रुप वाला लिखना। ए फ्रूट सेलर, एक फल विक्रेता, ए फ्रूट सेलर सोल्ड बिग, मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल। एक फल विक्रेता बड़ा, मध्यम और छोटे आकार का फल क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए की दर से बेचता है। ए फ्रूट सेलर सोल्ड बिग, मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल फॉर ₹15, 10 and ₹5 respectively. The total number of apples sold, in the ratio 3:2:5. इसने जो सेब बेचे उसका अनुपात 3:2:5 है। इसका मतलब बड़े साइज के उसने बेचे 3, छोटे साइज के बेचे हैं 2, और मीडियम साइज के 2 और सबसे छोटे साइज के 5। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल, तब एक सेब की औसतन कीमत ज्ञात कीजिए। ₹9। बस फार्मूला यूज करना है आपको। x बार इज इक्वल टू n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 n1 प्लस n2 प्लस n3। तो पहला 15 रुपए का था और उसके नंबर थे 3, दूसरा 10 रुपए का था और तीसरा 5 रुपए का था। यही सीक्वेंस था और उनका टोटल अगर देखा जाए तो 3 और 2 5 और 5 10 सेब उसने बेचे हैं। जो टोटल सेब बेचे गए वो 10 हैं। तो 45 प्लस 20 प्लस 25, 45 और 45 90 बटे में 10। हम कहेंगे कि एक सेब की एवरेजन कीमत कितनी होगी 9 रुपए। ये एवरेज निकालने के लिए बेहतर तरीका रहेगा जहां कई ग्रुप जोड़कर बड़ा ग्रुप बनाया जाता है। लेकिन इसी कंसेप्ट में अब हम देख रहे हैं टिपिकल सवाल कैसे बनते हैं। लिखना, the average of marks scored by the student of a class is 68. The average of marks scored by the student of a class is 68. किसी कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा औसत अंक, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा औसत अंक 68 प्राप्त किए गए हैं। The average of marks scored by the student of a class is 68. The average of marks of the girls in the class is 80. The average of marks of the girls in the class is 80. कक्षा में लड़कियों के औसत अंक 80 हैं। And that of boys is 60. और लड़कों के औसत अंक 60 हैं। And that of boys is 60. और लड़कों के औसत अंक 60 हैं। What is the percentage of boys in the class? तब इस कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? What is the percentage of boys in the class?
तब इस कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? 60। देखो इस सवाल में बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ना तो n1 मालूम है ना n2, हमें सब कुछ एवरेज मालूम है। तो पहले मैं दो तरीके बता रहा हूं, दोनों मेथड है, आप उनमें से कोई भी मेथड या कोई भी तरीका एग्जाम हॉल में यूज कर सकते हैं। पहला तो फार्मूले के बेस पर जो अभी हमने बात कही, x बार इज इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 n1 प्लस n2। हमें बताया गया कि x1 पहले का एवरेज कितना है लड़कों का, 60। कितना एवरेज बताया लड़कों का? लड़कों के एवरेज मार्क्स 60, लड़कियों के एवरेज मार्क्स 80, और टोटल एवरेज सभी का कितना है? हमारे पास x1 है, x2 है, x बार है, लेकिन हमारे पास ना n1 है ना n2 है। तब गौर करना, हमने कहा x बार की जगह 68, n1 माना कि इस कक्षा में जो लड़के थे, लड़कों का संख्या थी n। हमें परसेंट बताना है तो हमने माना टोटल स्टूडेंट परसेंट वाइज कितने हैं? 100%। अगर उसमें लड़के n हैं तो लड़कियां कितनी होगी? 100 माइनस n। ये बॉयज हैं और ये गर्ल हैं। तो हमने लड़कों की जगह रखा n और उनका एवरेज 60, लड़कियों की जगह लिखा 100 माइनस x, उनका एवरेज 80, और ओवरऑल कुल कितने लोग हैं? 100%। सॉल्व कर दिया तो 6800, 60n 8000 माइनस 80n। इस 6800 को हमने सॉल्व किया यहाँ पर, तो 8000 माइनस 20n, 20n आप इधर लेकर आ जाइए तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200। अगर हम n को सॉल्व करें तो n आ जाएगा 60%, क्योंकि हमने n माना ही था कि इतने लड़के परसेंट वाइज है। ये मेथड है जो फार्मूले के बेस पर हमने सॉल्व किया है। इस प्रकार के सवालों में हमें n1 और n2 दोनों ही नहीं मालूम होता है और फिर उसके बारे में पूछा जाता है। दूसरा मेथड, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी सवाल जिसमें तुम्हें तीनों एवरेज मालूम हो, दो अलग अलग और टोटल एवरेज, आप यहाँ एलिगेशन नाम का एक मेथड यूज कर सकते हैं। एलिगेशन वास्तव में ट्रिक्स और एक ऐसा तरीका है जो जल्दी आंसर देगा। एलिगेशन में हमें अगर एवरेज मालूम हो सभी तो ये हम अप्लाई करते हैं। एलिगेशन का मेथड कुछ ऐसा होता है कि सबसे कम वैल्यू सबसे सस्ता, सबसे सस्ता मतलब सबसे कम, सबसे महंगा मतलब सबसे ज्यादा, और एवरेजन कितना है? 68। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। तो हमने कहा एक तरफ बॉयज लिख दिया, एक तरफ गर्ल्स लिख दिया, और एक तरफ ओवरऑल एवरेज 68। अगर आपको बॉयज चाहिए तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए और आपका डिफरेंस आया 12। अगर आपको गर्ल्स चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस यहां आ गया 8। ये आंसर जो भी आता है वो रेशो में आएगा, तो रेशो आ गया 3:2 का। इसका मतलब 3/5 भाग लड़कों का है, परसेंट पूछा है तो हम कहेंगे उस जगह पर 60% लड़के हैं। वो तरीका ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि कम समय लेगा और जल्दी आंसर देगा।
लेकिन वो केवल तब लगेगा जब आपके पास तीनों एवरेज दिए गए होंगे। वो एलिगेशन मैथ्स का एक्सेप्टेबल मेथड है, ट्रिक्स है वो एक्चुअल में, लेकिन मैथ्स में एलिगेशन मेथड के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए एलिगेशन से भी अगर आप उत्तर देंगे तो वो गलत नहीं रहेगा। ये फार्मूला बेस्ड है और वो एलिगेशन बेस्ड है, 60, 80, 68 के बेस पर कर सकते हैं। एक ट्राई इस पैटर्न पर करिए आप। 50 स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय PSC. 50 स्टूडेंट अपीयर्ड in an examination conducted by PSC for the post of डिप्टी कलेक्टर। PSC की परीक्षा में 50 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। PSC की परीक्षा में 50 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए। 50 स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय PSC फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी कलेक्टर। काश ये बात सही होती कि केवल कितने लोग शामिल होते, 50 विद्यार्थी। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, 1948 में ओपन कैंप लगाया गया था पूरे भारत के हर जिले में, और वो डायरेक्ट पोस्टिंग होती थी डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार और DSP के लिए। उसमें केवल ये एलिजिबिलिटी थी कि जो भी ग्रेजुएट है वो इंटरव्यू देने के लिए उस कैंप में आ जाए। जो व्यक्ति इंटरव्यू में बैठ जाए और थोड़ा बहुत बोल ले, वो व्यक्ति सीधा बन जाता था डिप्टी कलेक्टर। क्योंकि 1947 में जब अंग्रेज लोग गए थे तो बहुत सारी जगह पर रिक्तिकाएं, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज खाली हो गई थी। तो रिजल्ट ये था कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तो ओपन कैंपेन के द्वारा भर्ती कराई गई थी। ऐसे खुशकिस्मत लोग या ऐसे पुण्यात्मा हम में नहीं हैं, इसलिए ये स्ट्रगल हमें झेलना पड़ेगा। उस जमाने में मतलब ये सिचुएशन थी कि कई लोगों को ऑफर लेटर मिला था हाथ में कि आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हैं, और कई लोगों ने ऑफर लेटर लौटाया था। क्योंकि उस जमाने में क्योंकि पढ़े लिखे लोग कोई गरीब के तो थे नहीं, सभी लोग जमींदारों के बेटे ही पढ़े लिखे थे। तब एक जमींदारों का एक इगोइस्टिक नेचर था, वो कहते थे हम जमींदार होकर सरकार की नौकरी करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। तो कई लोगों ने अपने नौकरियां मिलने पर भी लौटा दी थी। मतलब उनके हाथ में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है और वो वापस करने जा रहे हैं कि ये पोस्ट हमें चाहिए नहीं। ऐसी सिचुएशन शायद अब भविष्य में कभी बन नहीं पाएगी। जैसे कि आपको शायद मालूम होगा कि 1925 में जब पहली बार दादा साहब फाल्के एक महिला की रोल के लिए, मूवीज के लिए महिला का रोल, उन्हें एक लड़की चाहिए थी जो उस रोल को निभा सके, तो पूरे उनके परिचय में जितने भी लोग थे सभी लड़कियां, सभी महिलाएं उन्होंने मना कर दिया था। अंतिम वह जनरली वेश्यालय में गए और उन्हें कहा कि आपको मैं एक रोल दे रहा हूं, उस रोल को आपको निभाना है। तो वेश्यालय में से भी उत्तर मिला था कि हम ये कार्य कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हारी मूवी में काम नहीं करेंगे। ये 1924 की घटना है, और 1924 की इस घटना में जब इस मूवी को पूरा किया गया तो लड़के को ही लड़की बनाकर इस मूवी को खत्म किया गया था। और आज 100 सालों के बाद शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उस क्षेत्र में, उस एरिया में जाने के लिए लोग या सभी प्रकार के मानव, पुरुष, महिला इतना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। तो समय अलग होता है, सिचुएशन अलग होती है, दुनिया बदल जाती है जब समय बदल जाता है। आते हैं हम सवालों पर, लिखना। 50 students appeared in an examination conducted by PSC for the post of Deputy Collector. They secured an average of 47 marks. They secured an average of 47 marks. इन सभी के औसत अंक 47 हैं। The average marks obtained by successful candidate were 74. The average marks obtained by successful candidate were 74. सफल अभ्यर्थियों के औसत अंक 74 हैं। The average marks obtained by successful candidate were 74. सफल अभ्यर्थियों के औसत अंक 74 हैं।
वेयर इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अनसक्सेसफुल वॉज 44, जबकि असफल विद्यार्थियों के औसत अंक 44 हैं। व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट वर सक्सेसफुल फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी कलेक्टर, तब डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए कितने प्रतिशत अभ्यर्थी सफल हुए हैं? तब डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए कितने प्रतिशत अभ्यर्थी सफल हुए हैं? टेन %, 10%। सेवेंटी 74 सफल स्टूडेंट थे, सक्सेसफुल स्टूडेंट थे, और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट के थे 44, और एवरेज कितना है 47। इनका डिफरेंस निकाला 27, इनका डिफरेंस निकाला 3, ये रेशो होगा 1:9। हम कहेंगे 1/10 सक्सेसफुल है, परसेंटेज चाहिए था तो हम कहेंगे 10%। और अगर उसने नंबर पूछा होता तो 1/10 किसका, 50 का, तब हम कहते केवल 5 विद्यार्थी सफल हुए। क्योंकि सवाल परसेंट का है इसलिए परसेंट निकाला जाता है 100 में, तो हमने कहा कि 10% स्टूडेंट सफल हुए, या 50 का 5 सफल होने का मतलब ही होता है 10%। मतलब ये जो बड़े ग्रुप के एवरेज के सवाल कुछ इतनी वेराइटीज के बन सकते हैं। आइए अब देखना इसमें सबसे टिपिकल सवाल। सबसे टिपिकल सवाल ये इसलिए क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है। देखना सवाल कैसा होगा। 9 men went to a होटल, 9 आदमी होटल में जाते हैं। 9 men went to a होटल, 9 आदमी होटल में जाते हैं। 8 of them spend ₹12 each over their meals. 8 of them spent ₹12 each over their meals. इनमें से 8 व्यक्ति प्रत्येक, इनमें से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने पर 12 रुपए खर्च करता है। 8 of them spend ₹12 each over their meals. इनमें से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने पर 12 रुपए खर्च करता है। And 9th spend ₹8. And 9th spend ₹8 more than the average expenditure. And 9th spend ₹8 more than the average expenditure of all the 9. और 9वां व्यक्ति सभी 9 लोगों के औसत से, और 9वां व्यक्ति सभी 9 लोगों के औसत से 8 रुपए अधिक खर्च करता है। And 9th spend ₹8 more than the average expenditure of all the 9. और 9वां व्यक्ति सभी 9 लोगों के औसत से 8 रुपए अधिक खर्च करता है। डिटरमाइन टोटल मनी स्पेंड बाय देम, तब इनके द्वारा कुल कितने रुपए खर्च किए गए। डिटरमाइन टोटल मनी स्पेंड बाय देम, तब इनके द्वारा कुल कितने रुपए खर्च किए गए।
गलत है, 116 गलत है, 117। देखना, इसमें कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 90 व्यक्ति ने जो खर्च किए वो 12 और 8 20 रुपए। गलत है, उसने 20 रुपए नहीं खर्च किए हैं, क्योंकि उसने जो खर्च किया था वो 8 रुपए ज्यादा 9 लोगों के एवरेज से। तो अभी 9 लोगों का एवरेज तो मालूम है ही नहीं कि कितना है। तो हम जानते हैं कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज कैसे निकाला जाता है? सभी लोगों का सम अपॉन में कुल कितने लोग हैं। तो हमने माना एवरेज x है, हर एक व्यक्ति ने 8 लोगों ने 12-12 रुपए खर्च किए और 90 व्यक्ति ने कितना खर्च किया है, उस एवरेज से भी 8 रुपए ज्यादा। टोटल खर्चा 9 लोगों का। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? 8 लोगों का 12-12, 90 व्यक्ति का x प्लस 8, टोटल 9। सॉल्व कर दिया हमने। 9x 96, x प्लस 8, 9x माइनस x 104, तो 8x हम कहेंगे 13 रुपए उनका एवरेज है। 13 रुपए कितने लोगों ने खर्च किए? हम कहेंगे टोटल 117 रुपए यहां खर्च हुए होंगे। और देखना ये बात सही है या गलत है। 8 लोगों का खर्चा 96 है और 90 व्यक्ति ने 21 रुपए खर्च किए हैं। देखो कैसे, 90 व्यक्ति ने सभी लोगों के एवरेज से, सभी लोगों का एवरेज कितना आया? 13 से 8 रुपए ज्यादा, मतलब कुल कितना? हम कहेंगे 117 रुपए। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो लोग ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, ये तो मेथड हुआ। डायरेक्ट आंसर अगर निकालना है तो इतना ही ध्यान दो, 90वां व्यक्ति नया एवरेज तो खर्च कर ही रहा है, उसके अतिरिक्त उसने 8 रुपए जो खर्च किए वास्तव में इनके लिए खर्च हुए। तो 8 रुपए 8 लोगों पर, हर एक व्यक्ति पर एवरेजन कितना? 1 रुपए। तो 12 वो खर्च कर रहे थे, 9वां उन पर 1-1 खर्च कर रहा है, तो एवरेजन खर्च कितना हो गया? सीधा 13 रुपए। अगर 90 व्यक्ति ने 16 रुपए ज्यादा खर्च किए होते तो 2-2 रुपए हर एक पर ज्यादा होता, एवरेज सीधा कितना हो जाता? 14 रुपए। आप बस इतना ही देखिए कि 9वां व्यक्ति जितने एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है वो बाकी 8 पर अगर बांटे जाए तो कितना कितना हिस्सा आएगा। जितना हिस्सा आएगा उतना जोड़कर नया एवरेज डायरेक्ट मालूम हो जाएगा। हमारा सवाल खत्म और आपका जवाब आना चाहिए। लिखना, 9th मेन वेंट टू ए होटल। 9 आदमी होटल में जाते हैं। 9 मेन वेंट टू ए होटल। 9 आदमी होटल में जाते हैं। 8 ऑफ देम स्पेंड ₹20 ईच ओवर देयर मील्स। इनमें से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने पर 20 रुपए खर्च करता है। 8 ऑफ देम स्पेंड ₹20 ईच ओवर देयर मील्स। इनमें से 8 प्रत्येक अपने पर 20 रुपए खर्च करता है। 8 ऑफ देम स्पेंड ₹20 ईच ओवर देयर मील्स एंड 9th स्पेंड ₹16 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। और 9वां व्यक्ति सभी 9 लोगों के औसत से 16 रुपए अधिक खर्च करता है। एंड 9th स्पेंड ₹16 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। और 9वां व्यक्ति सभी 9 लोगों के औसत से 16 रुपए अधिक खर्च करता है। डिटरमाइन टोटल मनी स्पेंड बाय देम। तब इनके द्वारा कुल कितने रुपए खर्च किए गए? $198। क्या हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि एवरेज कितना होगा? 22, क्योंकि 20 तो वो खर्च कर रहे थे, 2 दूसरा व्यक्ति, तो 22 गुना में 9, हम कहेंगे 198। हम कहेंगे कि एवरेज एक्सपेंडिचर कितने का हो रहा होगा? 198 रुपीज का।
एक सवाल और देखना इसी टाइप से जो यूपीएससी ने पूछा है, लैंग्वेज ही टिपिकल होती है सवालों की। देखना सवाल क्या था। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 पर्सन इन ए फंड इज ₹75। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 पर्सन इन ए फंड इज ₹75। 5 व्यक्तियों का अंशदान किसी कोष में ₹75 है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 पर्सन इन ए फंड इज ₹75। 5 व्यक्तियों का अंशदान किसी कोष में ₹75 है। एंड 6th पर्सन लाइक टू गेट एसोसिएट विथ इट। एंड 6th पर्सन लाइक टू गेट एसोसिएट विथ इट। और 6वां व्यक्ति इनमें शामिल होना चाहता है। ए कंडीशन इज पुट बिफोर हिम। ए कंडीशन इज पुट बिफोर हिम। इसके सामने एक शर्त रखी गई है दैट ही हैज टू कंट्रीब्यूट, दैट ही हैज टू कंट्रीब्यूट सम ऑफ द एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू ग्रुप। सम ऑफ द एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू ग्रुप। उसके सामने एक शर्त रखी गई है कि वह पुराने और नए समूह के औसत योगदान के योग के बराबर का अंशदान करेगा। पुराने और नए समूह के औसत योगदान के योग के बराबर का अंशदान करेगा। Contribute to the sum of average contribution of new and old group. What would be the total contribution of new group? What would be the total contribution of new group? तब नए समूह का कुल अंशदान कितना है? $105 गलत आंसर है ये। लैंग्वेज ही थोड़ी टिपिकल है इसकी। अरे टोटल कंट्रीब्यूशन कुल कितना हो? वो भी गलत है। देखना सवाल कठिन नहीं है, सवाल इजी है, बस उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि उसकी वजह से ऐसा लगता है कि सवाल टिपिकल है। मुझे बताना पुराने ग्रुप में टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, कितने लोगों का, एवरेज कितना हुआ। मतलब क्लियर हो गया कि पुराना एवरेज 15 था। नया व्यक्ति जो आना चाहता है तो माना नए व्यक्ति के आने पर एवरेज कितना हुआ x। टोटल कंट्रीब्यूशन 5 का कितना था प्लस 6वें वाले ने कितना दे दिया, नया और पुराने का योग, इतना उसने जमा किया। कुल कितने लोगों का हो गया ये 6x 90 प्लस x, 6x माइनस x, 5x 90। हम कहेंगे कि एवरेज कंट्रीब्यूशन 18 रुपए का है। अब अगर 18 एवरेज है कितने लोगों का, 108 रुपए का टोटल कंट्रीब्यूशन है। देखना ये कैसी बात है। 75 रुपए तो कंट्रीब्यूशन 5 का था ही। 6वें के सामने शर्त क्या है, नए और पुराने एवरेज का जोड़। तो नए पुराना एवरेज का जोड़ कितना है, 15 और 18 33। हम कहेंगे कि एवरेज कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ 108।
उसके सामने शर्त थी कि वो इतना पैसा देगा कि वो नए और पुराने एवरेज के जोड़ के बराबर का होगा। लैंग्वेज टिपिकल है, अन्यथा सवाल ऐसा कोई टिपिकल नहीं था, क्योंकि उसकी बात को पकड़ना कि नया व्यक्ति जो छठवां होगा वो कितने पैसे देने वाला है, जो पुराना और नया एवरेज होगा उसके सम के बराबर। कल हम देखेंगे इसमें बची हुई बातचीत। उम्मीद है कि ये टॉपिक कल खत्म होने की कगार पर आएगा।